पूर्ण स्वराज महात्मा गांधी जी का प्रेफर्ड स्टेटस नहीं था। वो एक डोमिनियन स्टेटस चाहते थे। 1930 में जब गांधी जी ने एक्सेप्ट किया कि वो पूर्ण स्वराज्य चाहते हैं, लेकिन बाद में उससे ही पलट गए। और इस सब में बोस उनके साथ थे। बोस ने पुश किया कि पूर्ण स्वराज के लिए हम आगे बढ़ेंगे, ना कि डोमिनियन स्टेटस के लिए। 1947 में हम आज़ाद कर दिए जाते हैं। हमें बोल दिया जाता है कि भारत आज़ाद हो गया। फिर 1949 तक भारत की आर्मी का चीफ एक अंग्रेज क्यों था? हेड ऑफ स्टेट किंग जॉर्ज वी फोर्थ क्यों था? 1955-56 तक भारत की नेवी का और एयरफोर्स का चीफ अंग्रेज क्यों था? अगर 1945 में बोस मारे गए तो उनके फैमिली पर जासूसी 1985 तक क्यों होती रही? और बोस की फैमिली ने भी एक्सेप्ट किया कि बोस जब प्लेन क्रैश में मारे गए हैं तो उनकी फैमिली के पीछे जासूस क्यों लगाए गए? अगर 1945 में बोस मारे गए तो नेहरू ने अपनी बहन को रसिया में क्यों भेजा? ऑफिशियली क्यों भेजा? बोस नेहरू को बिल्कुल नहीं चाहते थे। बोस को नेहरू बिल्कुल पसंद नहीं थे, क्योंकि नेहरू जी का कोई योगदान नहीं है। अगर आप गांधी और नेहरू के प्रशंसक हैं तो इस वीडियो को कंटिन्यू ना करें। अगर आप चाहते हैं कि सच में आज़ादी हमें कैसे मिली, अभी तक सुभाष चंद्र बोस, नेताजी सुभाष चंद्र बोस, चंद्रशेखर आज़ाद, इनको शहीद का दर्जा क्यों नहीं दिया गया है, तो इस वीडियो को कंटिन्यू करें। और अगर आपको ये मिर्ची लगती है देखने में तो ये वीडियो बिल्कुल कंटिन्यू ना करें, क्योंकि आज हम बात करेंगे इन सारे पहलुओं पर और ऐसी ऐसी बातें ढूंढ कर लाएंगे। आज मैं आपको ऐसी ऐसी बातें बताऊंगा कि आपको सुनकर रोंगटे खड़े हो जाएंगे। क्योंकि ये बातें अगर मेरे को पता चलती है तो मेरे को भी ऐसे लगता है कि यार सच में अब तक हम ऐसे क्यों जी रहे थे, हमने इतना झूठ क्यों सहन किया। ये सब सुनकर ऐसे लगता है कि ये सब झूठ था। क्या गांधी जी ने एक गाल पर थप्पड़ खाने के बाद दूसरा गाल करने देने से अंग्रेज उनको छोड़कर चले गए? जो अंग्रेज देश की जनता पर इतने क्रूरता से पेश आते थे, वो अंग्रेज गांधी जी के डंडे से डरकर चले गए? क्या ये पॉसिबल है? एक बार के लिए हमने ये सब क्वेश्चन क्यों नहीं किया? और 3-4 पीढ़ियां बीत गई आज़ाद हुए, लेकिन अभी तक बहुत सारे ऐसे रहस्य हैं जिन पर पर्दा अभी भी डाले हुए। इवन इंडियन गवर्नमेंट भी उन सारी बातों को उजागर नहीं करती है, चाहे वो किसी की भी गवर्नमेंट हो, रीजन कुछ भी हो। अभी तक बहुत सारे ऐसे राज हैं जो सुभाष चंद्र बोस की मृत्यु के बाद भी फॉलो अप किए गए, लेकिन उनको पब्लिक नेहरू और गांधी फैंस को कि इस वीडियो को आगे ना देखें, क्योंकि ये वीडियो आप लोगों को पसंद नहीं आने वाला है। तो चलो कंटिन्यू करते हैं। अगर गांधी जी ने डंडे मारकर अंग्रेज़ों को भगा दिया, गांधी जी के डंडे से अंग्रेज भाग गए, तो इन लोगों ने फिर क्या किया? इन लोगों ने देश की आज़ादी में क्या योगदान दिया? क्या इन्होंने अपने आप को वैसे ही मार दिया, खुद को वैसे ही शहीद बना दिया? और जिसको भारत सरकार अभी भी शहीद का दर्जा नहीं देती है, लेकिन इनको भारत सरकार शहीद का दर्जा नहीं मानती है, इन पर क्या चार्जेस लगे हुए पता है? वार क्राइम्स। और इनको शहीद का दर्जा नहीं दिया गया है। तो क्यों? तो क्या सच में आपको ये सब जानकर हंसी नहीं आती कि गांधी जी ने डंडे मारकर अंग्रेज़ों को भगा दिया? गांधी जी ने एक गाल पर थप्पड़ खाने के बाद दूसरा गाल कर दिया, इस पे भी मार दो, और ये देख के अंग्रेज डर गए और भाग के चले गए। जबकि वो अपनी देश की जनता पर इतने इतने सारे अत्याचार करते थे, जिनकी अगर आप उनसे सुनने लगो पुराने लोगों से तो वो आपको बताएंगे। भगत सिंह, महान क्रांतिकारी भगत सिंह, 1931 को 7:30 बजे लाहौर में उनको फांसी दे दी गई। 300 पेज के फैसले में उन्हें फांसी की सज़ा सुनाई गई थी। वह देश की आज़ादी के लिए ब्रिटिश सरकार से लड़ रहे थे, लेकिन भारत की आज़ादी के 70 साल बाद भी सरकार उन्हें दस्तावेजों में शहीद का दर्जा नहीं मानती। अलबत्ता जनता उन्हें शहीद आजम मानती है। लेकिन जब अप्रैल 2013 में केंद्रीय गृह मंत्रालय में भगत सिंह, सुखदेव और राजगुरु को लेकर एक आरटीआई डाली गई, जिसमें पूछा कि भगत सिंह, सुखदेव एवं राजगुरु को शहीद का दर्जा कब दिया गया, यदि नहीं तो उस पर क्या काम चल रहा है, और इस
पर जब 9 मई को गृह मंत्रालय का हैरान करने वाला जवाब आया जिसमें कहा गया कि इस संबंध में कोई सूचना उपलब्ध नहीं है, तब से शहीद आजम के वंशज प्रपौत्र यादवेंद्र सिंह संधू सरकार के खिलाफ आंदोलन चला रहे हैं। ये सब सुनकर आपने सुना भी होगा शायद ये सब न्यूज़ में, तो ये आपके लिए नई खबर हो या हो सकता है नहीं भी हो। मैं बस आपको ये बताना चाहता हूँ, ये एक वार्म अप दे रहा हूँ। इससे आगे जो वीडियो में मैं डिस्क्लोज़र करने वाला हूँ वो सच में अलग ही है। तो और इसी तरह चंद्रशेखर आज़ाद को भी शहीद का दर्जा नहीं दिया गया है, जिन्होंने कसम खाई थी कि चाहे जो भी हो लेकिन वो जिंदा अंग्रेज़ों के हाथ नहीं आएंगे। इसलिए जब 27 फरवरी 1931 को अंग्रेज़ों ने इलाहाबाद के अल्फ्रेड पार्क में उन्हें चारों तरफ से घेर लिया था, तो उन्होंने अकेले ही ब्रिटिश सैनिकों का मुकाबला किया, और जब उनकी रिवॉल्वर में आखिरी गोली बची तो उन्होंने आखिरी गोली खुद पर चला दी, जिससे वो जिंदा ना पकड़े जाएं। उनको डर था कि अगर वो जिंदा पकड़े गए तो उनकी जो जो उन्होंने आंदोलन चलाया है वो ख़त्म हो जाएगा। इसी तरह सुभाष चंद्र बोस, जिनको पूरा देश अपना नेता मानता था, जिनकी लोकप्रियता गांधी जी से भी ज़्यादा थी, और ये मैं ऐसे ही नहीं कह रहा, क्योंकि 1935 में जब चुनाव हुए, कांग्रेस के जब चुनाव हुए, तो सुभाष चंद्र बोस उस चुनाव को जीते। गांधी जी के सपोर्टेड अध्यक्ष पद के चुनाव को गांधी जी का सपोर्टेड जो कैंडिडेट था वो हार गया। तो आप इस बात से अंदाज़ा लगा सकते हैं कि सुभाष चंद्र बोस की लोकप्रियता खुद कांग्रेस में कितनी थी। लेकिन जब उन्होंने गांधी जी ने जब विरोध किया, गांधी जी ने कहा कि अगर बोस जीतता है तो ये मेरी हार है, ये अगर बोस की जीत है तो ये मेरी हार है, तो उन्होंने सुभाष चंद्र बोस ने इस्तीफ़ा दे दिया अध्यक्ष पद से। वो ऐसे ही नहीं थे, उन्होंने आईएएस का एग्ज़ाम बहुत अच्छे मार्क्स से क्रैक किया था, और ये सब होने के बाद भी वो बहुत अच्छी फैमिली से थे, तो चाहते तो वो भी एक अच्छा जॉब कर सकते और इस सब को भूल जाते। उस समय आईएएस का जो एग्ज़ाम होता था उसको क्रैक करना इतना ही आसान नहीं था, जो कि आज भी आसान नहीं है, लेकिन उस समय और भी मुश्किल था, जिसमें सिर्फ बहुत ही पढ़े लिखे अंग्रेज़ों के लोग जो औलाद थी वो पढ़ा करती थी। गरम दल और नरम दल ये तो सब ने पढ़ा है। 1938 में जो मैंने बोला कि जैसे ही उनके विचारों के अनुकूल नहीं थी, तो गांधी ने बोला कि एक बॉस की जीत मेरी हार है, तो इस सब पर चलते उन्होंने अध्यक्ष पद से इस्तीफा ही दे दिया। तो सुभाष चंद्र बोस और उनके लिए डिफरेंट स्टोरीज बोली जाती हैं, डिफरेंट थ्योरीज हैं। उनमें 3 थ्योरीज हैं। सुभाष चंद्र बोस डेड इन 1945 इन प्लेन क्रैश, दूसरी है किल्ड इन रसिया बाय स्टालिन, और तीसरी है गुमनामी बाबा। जिस थ्योरी को जैसे ही सब लोगों ने सुना तो एक तहलका मच गया, और क्यों ना मचता। सुभाष चंद्र बोस गांधी जी से भी बहुत बड़े लीडर थे, ये हर कोई जानता है। अगर बोस जिंदा होते तो क्या लगता है कोई गांधी की सुनता, या फिर नेहरू को कोई पीएम बनाता? हो ही नहीं सकता। अगर आप सच में पुराने फ़ोटोज़ या फिर पुराने दस्तावेज़ देखो, तो वहाँ पर जब नेहरू जिस तरह से बैठते हैं और जिस तरह से एक बोस बैठते हैं, उससे क्लियर पता चलता है कि नेता कौन था। जो आदमी गांधी जी के कैंडिडेट को हरा सकता है चुनाव में, क्या उसके सामने नेहरू टिक पाते? तो फिर एक और क्वेश्चन आता है, अगर वो जिंदा थे, अगर वो 1945 में नहीं मरे, तो ऐसा नेता, इतना दिमाग वाला नेता जिसको अंग्रेज भी नहीं पकड़ पाए, वो बाहर सामने क्यों नहीं आए? वो उन्होंने क्यों नहीं कहा कि मैं बॉस हूँ और मेरे को मतलब मेरे को, वो सामने क्यों नहीं आए जबकि लोग उनको बहुत अच्छे से चाहते थे? तो ये क्वेश्चन का आंसर इस बात में छुपा हुआ है कि जब अपने ही देश में
अपने ही देश में उनको एक वॉर क्राइम्स का मुजरिम करार दे दिया गया हो। यहाँ पर क्वेश्चन उठता है, क्या हम 1947 में सच में आज़ाद हुए थे? क्योंकि मुझे नहीं लगता जिस तरह से ये सारी घटनाक्रम हुआ है उस तरह से हम सच में आज़ाद हुए थे। क्योंकि जब अ, अंग्रेज़ भारत छोड़कर गए, जो कि मैंने शुरुआत में बोला कि 1949 तक भारत की आर्मी का चीफ अंग्रेज़ था। हेड ऑफ स्टेट जो कि राष्ट्रपति होता है वो किंग जॉर्ज फोर्थ था। तो हम सच में आज़ाद नहीं हुए थे। 1947 में हमने एक तरह से दस्तावेज साइन किए, एक कंप्रोमाइज़ किया। और ये कंप्रोमाइज़ कैसे हुआ कि गांधी ने आधा आधा मुल्क दे दिया पाकिस्तान के जिन्ना को और आधा दे दिया नेहरू को मुफ्त में। एक गद्दी दे दी, राज गद्दी, और उस गद्दी पर उन्होंने राज किया कई सालों तक। ये मैं इसलिए नहीं कह रहा हूँ कि कोई कांग्रेस और बीजेपी और कुछ भी हो, ये सच में एक बहुत घिनौना सच है। 1947 में हमें बोल दिया गया कि हम आज़ाद हो गए, लेकिन क्या सच में हम आज़ाद हुए थे? जबकि अभी भी लोग अंग्रेज़ों की ही सारी ट्रेडिशन और सब कुछ फॉलो कर रहे थे। 10 जनपद पर अभी भी लोग नहीं जा सकते, हर कोई नहीं जा सकता। आज तक सोनिया गांधी ने ईडी का कार्यालय नहीं देखा था, और अब जब उसको कार्यालय में बुलाया गया तो पूरा देश उथल पुथल कर दिया। 1984 में पूरे देश में आग लगा दी गई। तो क्या ये गांधी की पार्टी है जो कहते हैं कि हम अहिंसा के पुजारी हैं? अगर मैं आपको फैक्ट्स बताऊं, मेरे पास फैक्ट्स की फाइल है। अब बात करते हैं क्यों सुभाष चंद्र बोस सबके सामने नहीं आए। लीडरशिप इंडिया में लीडरशिप जो थी वो हिंदुस्तान की गद्दी पाने के लालच में 1947 में बहुत सारे समझौते किए गए, जिसमें देश के हितों की कुर्बानी दे दी गई। सुभाष चंद्र बोस नेवर वांटेड दिस टाइप ऑफ इंडिया। उन्होंने शुरुआत से ही कहा था हम पूर्ण स्वराज्य चाहते हैं, लेकिन गांधी को पूर्ण स्वराज्य मंजूर नहीं था। वो कंप्रोमाइज़ करने के लिए तैयार थे। 1930 में वो अपनी पूर्ण स्वराज्य वाली बात से पलट गए। हमारी गवर्नमेंट ने अंडरटेकिंग दी अंग्रेज़ों को कि हम सुभाष चंद्र बोस को वॉर क्राइम्स वाला चार्ज लगाएंगे। अगर इस सिचुएशन में वो वापस आते तो देश में अशांति हो जाती। क्यों? क्योंकि बहुत बड़ा हिस्सा गांधी जी के अलावा सुभाष चंद्र बोस को भी सपोर्ट करता था। अगर बोस सामने आते और उनको अंग्रेज अरेस्ट करते, या फिर और कई भी बाहर की गवर्नमेंट्स भी उनके पीछे पड़ी थी, जैसे यूरोप, यूएस, क्योंकि वो वर्ल्ड वॉर सेकंड में उन्होंने क्लियरली जर्मनी और रूस को सपोर्ट किया था, तो उनके पीछे पड़ जाते वो सब और उनको मरवा देते, या फिर हमारे देश में अशांति हो जाती। लेकिन कांग्रेस कितनी शांति की पुजारी है, 84 में सबने देखा। गुमनामी बाबा से, जिसको कई लोग बोलते हैं कि वो सुभाष चंद्र बोस भी थे और उन्होंने खुद भी दावा किया था, उनसे पूछा गया कि वो बाहर क्यों नहीं आए, तो तब उन्होंने बोला कि देश में अशांति हो जाएगी, देश हित के लिए वो बाहर नहीं आए। गुमनामी बाबा जब किसी से मिलते थे तो वो रात को मिलते थे और अपनी जगह बदलते रहते थे। वो नेहरू को बिल्कुल नहीं चाहते थे और उसकी शक्ल भी देखना नहीं पसंद करते थे। अगर सुभाष चंद्र बोस, जैसे कि मैंने बोला 1945 में मारे गए प्लेन क्रैश में, तो के.एस. मेनन जो कि रसिया के फर्स्ट डिप्लोमेट थे, उसके बाद उन्होंने पंडित नेहरू ने अपनी बहन लक्ष्मी पंडित को रसिया क्यों भेजा। 1959 में तिब्बती सोर्स से पता चला कि वो जिंदा हैं भारतीय गवर्नमेंट को। फिर उसके बाद यूपी में बताते हैं कि वो रहने लगे, क्योंकि सुभाष चंद्र बोस तिब्बत के मार्ग से होते हुए इंडिया आए थे और फिर वो यूपी में आके रहने लगे।
उसके बाद संपूर्णानंद जब सीएम बने यूपी के, तो तब उनको पता था संपूर्णानंद को, लेकिन उन्होंने नेहरू को नहीं बताया। लेकिन शास्त्री जी को उन्होंने मैसेज भी दिया था। अब यहाँ पर शास्त्री जी की मृत्यु के कई सारे राज भी खुले हैं, लेकिन उसको इस वीडियो में डिस्कस करना सही नहीं होगा, वीडियो बहुत लंबा हो जाएगा, इसलिए हम उसको स्किप करते हैं। लेकिन जब 67-68 के बाद चौधरी चरण सिंह जब यूपी के सीएम बने, तब से गवर्नमेंट के लोग उनसे मिलने पहुँचे और उनसे मिलने भी लगे और उन पर निगरानी भी रखने लगे। वो वेरिफिकेशन करने लगे कि क्या सच में यही सुभाष चंद्र बोस हैं। अगर आप लोग इस बात की सच्चाई को जानना चाहते हो, तो एक बुक है इंडियाज़ बिगेस्ट कवर अप, प्लीज़ गो एंड रीड दिस। आपको सारी सच्चाई पता चल जाएगी। इस 12-15 मिनट की वीडियो में कुछ पता नहीं चलने वाला। ऑथर ऑफ दैट बुक, द बिगेस्ट कवर अप ऑफ इंडिया, उन्होंने बहुत सारी सर्च की है इसके बारे में। उन्होंने इस मुद्दे को उठाया और ये मुद्दा जब उठाया गया तो वो लोग 2013 में मोदी जी से भी मिले, उनकी सुभाष चंद्र बोस की फैमिली को भी राज़ी किया। इसमें सुभाष चंद्र बोस की फैमिली का भी बहुत बड़ा हाथ है, क्योंकि उनकी फैमिली के कुछ लोग कांग्रेस से जुड़ गए। उन्होंने नेहरू की इस बात को सपोर्ट भी किया कि नेहरू के जो सुभाष चंद्र बोस की मृत्यु की जो डेथ थ्योरी है 1945 में मारे गए, उस थ्योरी को भी सपोर्ट किया। तो वो लोग भी इसके बारे में कुछ नहीं बोल सके। 2010 में जब पिटीशन फाइल की और उस पिटीशन गवर्नमेंट हार गई, तो 2012 में गवर्नमेंट को बहुत सारी फाइलें, सुभाष चंद्र बोस से रिलेटेड बहुत सारी फाइलें आर्काइव में, नेशनल आर्काइव में डालनी पड़ी, जो कि 2014 में बीजेपी की गवर्नमेंट बनने के बाद डाली गई। और उसमें कुछ ऐसी फाइल्स भी गलती से डाली गई जिसमें पता चला कि गवर्नमेंट 1985 तक सुभाष चंद्र बोस की फैमिली को स्पाई कर रहे थे, उनके पीछे लगाए हुए थे लोग। तो आज के लिए बस इतना ही। बस मैं आपको ये झकझोरना चाहता था कि क्या सच में आज़ादी गांधी जी ने दिलाई थी। थैंक यू फॉर वॉचिंग चर्चा विद NK शर्मा। प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। अगर इस तरह का वीडियो किसी और को भी देखने को मिलेगा तो सच में उसको अच्छा लगेगा।